नमस्कार फ्रेंड्स। इस चैनल पे जो दरोगा का जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट इस पे चला रहे हैं उसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। 4 सेट ऑलरेडी इस पे अपलोड चैनल पर अपलोड है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। और 5वां सेट है ये, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सा भाग जो है नागरिकता से अपना संबंध रखता है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। भाग दो में आपको पता है कि आर्टिकल 5 to 11 जो है यह देश की नागरिकता से रिलेटेड बात करता है। भाग 1 भारत के क्षेत्र के बारे में बताता है जो 1 से 4 तक है। भाग 3 में आपको पता है कि मूल अधिकार की चर्चा किया गया फ्रेंड्स, जो 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है, याद रखिएगा। और भाग जो 4 है फ्रेंड्स, यह डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनकी चर्चा करता है, और यह 36 से 51 तक है, याद रखिएगा। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनको भी आपको, मैं तो चाहूँगा कि आपको पूरे 22 के 22 भाग याद हो, क्योंकि देखिए कई बार आर्टिकल के साथ अगर भाग याद रखते हैं तो कई सवाल को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए भाग जो मान लीजिए 18 में है, उसमें इमरजेंसी के प्रोविजन है जो आर्टिकल 352 से 360 तक 60 तक डील करता है। इसी तरह जो पार्ट 20 है यह कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से डील करता है, आर्टिकल 368 उसके अंदर शामिल है। तो बहुत सारा भाग आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने मैक्सिमम भाग याद रख सकते हैं उनको याद रखिए, काफ़ी फायदा करेगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच में जो मान लीजिए बैठक होती है संसद की, लोकसभा की मेनली, तो 2 जो सेशन है, सेशन फर्स्ट और सेशन जो सेकंड होगा, उसके बीच मैक्सिमम ये जो ड्यूरेशन है कितना दिन हो सकता है। तो याद रखिएगा ये 6 माह तक हो सकता है मैक्सिमम। तो क्या यह किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था कि देखिए यह बैठक मैक्सिमम 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई वाजिब रीजन है और उस कारण बैठक नहीं हुए तो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आपको केवल याद रखना है कि 6 महीना मैक्सिमम अंतराल हो सकता है, देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 79 है यह संसद का जो हमारा पार्लियामेंट है उसके गठन का बात करता है, और इसी में कहता है कि संसद के 3 पार्ट होंगे, एक होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। तो आर्टिकल 79 के तहत संसद के 3 भाग, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्यसभा अध्यक्ष, ये 3 उसके पार्ट है, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर जैसे अब आगे जाएंगे तो आर्टिकल 80 में आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा से डील करेगा, और 81 जो है यह लोकसभा से अपना डील करता है। तो इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं कई बार वो एक सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इसलिए अब मेरी सलाह यही है कि आप जो है क्वेश्चन के अलावा भी चीज़ें याद करें। देखिए मैं अपने बारे में कुछ बता दूं फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और मैंने यूपीएससी का मेंस लिख रखा है, 2 बीपीएससी का मेंस लिखा है, और 3 बार मैंने यूजीसी नेट विथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो कोर चीज़ें हैं आपको पता हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको पे कमांड करें। आप अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आप देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि धन विधेयक मनी बिल सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक जो होता है आर्टिकल 110 के तहत, इसका जो प्रोविजन ये कह रहा है कि केवल और केवल इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, नहीं, इसमें एक रूल होता है, क्योंकि जब लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो धन विधेयक को समांतर राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है फ्रेंड्स। राज्यसभा उसमें चाहे तो संशोधन कर सकती है धन विधेयक में, याद रखिए। लेकिन अगर उस संशोधन को लोकसभा मानती है तो अच्छी बात है, न मानती है तो भी अच्छी बात है। मतलब यह हुआ कि राज्यसभा जो भी संशोधन करती है और उससे लोकसभा मंजूर नहीं करती, फिर भी उस बिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल पास हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास लगभग अप्रॉक्स टू 0 अधिकार हो जाता है, क्योंकि ना तो पहले राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है और ना ही राज्यसभा का द्वारा किया गया संशोधन लोकसभा मानने के लिए बाद है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का अधिकार काफ़ी इसमें कम हो जाता है। आपको याद रखिएगा। देखिए संयुक्त अधिवेशन में केवल और केवल साधारण विधेयक जो जनरल विधेयक होते हैं आर्टिकल 107 के तहत, हमारे संविधान में सामान्य विधेयक की चर्चा किया गया अनुच्छेद 107 में, तो केवल और केवल सामान्य विधेयक के सेंस में ही संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। और भारत में अभी तक मात्र
3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया, याद रखिएगा। एक बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, फिर 1978 में जो पोटा था उस पर आया था, 2002 के पोटा पे, और बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम पे आया था। मतलब 3 बार ही भारतीय इतिहास में, लगभग हम लोग आज़ाद हुए लगभग मान लीजिए 75 साल से ज़्यादा हो गया, 80 के करीब हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 करता है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 108 करता है, आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत में जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। आपको पता है कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया भारत में। हम लोग जो जीएसटी का मॉडल है फ्रेंड्स, ये फ्रांस से कॉपी किए हैं, याद रखिएगा। और हाल ही में भारत सरकार जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को लेकर आ गई है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिसमें जो डिफरेंट दर थे, जो 0%, 5%, 12%, 18% में संशोधन किया गया, याद रखिएगा। और देखिए जो 101वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यह जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उससे अपना संबंध रखता है फ्रेंड, जिसके तहत संविधान के आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था, याद रखिए। 102वां जो संविधान संशोधन है फ्रेंड, ये जो ओबीसी लिस्ट बनाने के राज्यों का अधिकार था उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और ये जो 100वां संविधान संशोधन है, यह बांग्लादेश में हम लोग कुछ भूमि का लेन देन किए थे जिससे संबंधित था, मोदी गवर्नमेंट के अंदर 2015 में किया गया था। इन सबको याद रखिए। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि भारत में मौद्रिक नीति जो किसके द्वारा बनाई जाती है। ये सवाल जो है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना आपको पता है, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में किया गया था। आरबीआई एक्ट कब का था, तो 1934 का था फ्रेंड्स। लेकिन आरबीआई की स्थापना कब होगी, तो 1935 में, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स कि स्थापना 1935 में होती है। देखिए, और भारत में जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है, मतलब राजकोषीय नीति, वह सरकार बनाती है। लेकिन जो भी मौद्रिक नीति होती है, जैसे कि एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है मौद्रिक नीति हैं, तो उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, यह एक आरबीआई के पास मॉनेटरी कमेटी होती है, याद रखिएगा। जो मॉनेटरी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं भारत सरकार की तरफ से। और जो वोटिंग इसमें लिया जाता है बहुमत के आधार पर। और जो आरबीआई गवर्नर होता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, कि मतलब अगर 3-3 का बराबरी हो गया है तो एक एक्स्ट्रा कास्टिंग वोट देता है, तब निर्णय लिया जाता है। लेकिन सारा काम ये आरबीआई करती है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि आरबीआई। एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा देखा जाता है, आपको याद रखिएगा। लेकिन मेन रोल उसमें आरबीआई का होता है, इसलिए हम लोग आंसर टिक करेंगे आरबीआई। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये सवाल है कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर मेगास्थनीज जो था, एक विदेशी यात्री था, पुस्तक के क्या नाम है। ये ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, इंडिका है। इंडिका का में यह मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य समाज के बारे में काफ़ी सारा डील करता है। यह मानता है इंडिका के अनुसार कि मौर्यों के समय दास प्रथा नहीं थी, मतलब दास उपस्थित नहीं थे, जबकि उसी के समय कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि नहीं, मौर्य साम्राज्य में दास थे, याद रखिएगा। राजतरंगिणी आपको पता है कल्हड़ की पुस्तक है फ्रेंड्स, और राजतरंगिणी में यह जो कश्मीर के हिंदू शासक हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला सवाल आपसे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ये सवाल काफ़ी रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, एक बार और मैंने कराया था आपको। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, उसकी राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन अब बाद में आपने ट्रांसफर करके ले जाएगा कनौज। तो जब दोनों ऑप्शन में होंगे तो हम लोग मारेंगे थानेश्वर, क्योंकि उसकी मूल राजधानी थानेश्वर थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र आपको पता है मगध वंश का केंद्र रहा था, मगध के समय मगध का केंद्र है। जब मौर्य अशोक शासन करेगा उस समय काफ़ी यह चर्चा में रहेगा, तो इसको ध्यान रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, गुरु जो अर्जुन देव है, यह 5वें जो सिख में जो गुरुओं का क्रम है सिख धर्म, उसमें 5वें क्रम पे आते हैं, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो अंगद जी हैं, देखिए कई बार सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद देव जी ने किया था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स।
और एक और सवाल पूछा जाता है कि लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों का विस्तार किसने किया था? तो उसका राइट फ्रेंड हरगोविंद हो जाता है, याद रखिएगा। जो गुरु हरगोविंद थे उनका योगदान है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है। तो इसका तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसान सवाल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1942 में हुआ था फ्रेंड्स। 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टंक से इस मैदान की घोषणा, इस आंदोलन की घोषणा होती है और आंदोलन शुरू होता है। और 9 अगस्त की सुबह ही जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर प्रमुख भारतीय नेताओं को जेल में कैद कर दिया था, याद रखिएगा। 1930 में आपको पता है कि गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जो दांडी यात्रा से शुरू होता है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये 1932 तक चलता रहेगा। 1940 में फ्रेंड्स भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अक्टूबर 1940 में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे फ्रेंड्स, द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय थे विनोबा भावे, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1945 में कोई खास बैठक नहीं होती, आंदोलन नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय लगभग ब्रिटिश सरकार यह मान चुकी थी कि भारतीयों को आज़ादी देना पड़ेगा। और इसके बाद 1946 में नौसेना का विद्रोह होगा, जैसे आप इंडियन जो नेवी का विद्रोह हम लोग कहते हैं, म्यूटिनी, ये होता है 1946 में, याद रखिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बीजक जो है निम्नलिखित में से किस संत के कविताओं का फ्रेंड्स यह संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यह कबीर के द्वारा लिखे गए जितनी कविताएं हैं उनका संग्रह बीजक नामक एक ग्रंथ में किया गया है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि किस संत की कविताओं का संग्रह बीजक है, तो यह कबीर दास का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स पूछ रहा है आपसे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए, जब आप भारत के एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये पश्चिमी घाट है फ्रेंड्स, और ये बोलते हैं पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट नदियों के द्वारा कटा फटा है, जैसे कि गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ पूर्वी घाट को काफ़ी काटी हुई, लेकिन पश्चिमी घाट अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जो महेंद्रगिरी है ये तो पूर्वी घाट में पड़ता है। देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं है, औरैया कोटा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेकिन ये पूर्वी घाट में तो ऐसे ही कट जाएगा। गुरु शिखर आपको पता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दोदा बेटा अनाई मुदी बट गया फ्रेंड्स, याद रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग दोदा बेटा आप टिक करेंगे, सही हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है फ्रेंड्स, यह किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर कोई भी बता देगा कि ऑप्शन नंबर बी, यह नर्मदा नदी पे बनाया गया है और गुजरात में है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए, ध्यान से। और नागार्जुन जो सागर बांध है यह कृष्णा नदी पे, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में प्रभावित होने वाली, इसलिए भारत की 2 मेजर नदी है, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की तरफ प्रभावित होती है, उसमें एक नर्मदा है फ्रेंड्स और एक ताप्ती, याद रखिए। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होती है, और कृष्णा भी बंगाल के खाड़ी में प्रभावित होती है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी, गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए, जितने भी नाम लिखे हैं सब में मैंग्रोव वन पाया जाता है, लेकिन इसका सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। सुंदरी जो वृक्ष है फ्रेंड, उसके कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन, सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्ष एक प्रकार की क्या होती है फ्रेंड्स? तो मैंग्रोव वन होती है, याद रखना आपको। देखिए, मैंग्रोव वन वैसे वन होते हैं जो नमकीन पानी में भी उगते हैं, और इनकी जड़ों को निम्नोमेटाफोर्स कहा जाता है, जो अंदर पानी में जाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर आते हैं श्वास लेने के लिए, याद रखिएगा, किसकी? मैंग्रोव वनस्पति की। और भारत सरकार की एक योजना है फ्रेंड्स, मिस्टी योजना। इस बार जो 71वें बीपीएससी का पीटी हुआ उसमें भी यह पूछा गया था फ्रेंड्स। ये जो मिस्टी योजना है भारत सरकार का, यह भी जो है मैंग्रोव वन के वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा कि मिस्टी योजना किससे संबंधित है, तो मैंग्रोव वन के जो सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक मैंग्रोव वन राज्य पूछेगा तो वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिए, उसके बाद उड़ीसा और अदर राज्य आते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में, ये तो हम लोग कर ही लिए कि सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाया जाता है फ्रेंड्स मैंग्रोव वनस्पति। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो भूकंप की जो तीव्रता, देखिए इस बात सवाल को अच्छे से समझ लिए फ्रेंड्स,
जो भूकंप की इंटेंसिटी मापी जाती है वह मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। देखिए सिस्मोग्राफ वो उपकरण है जो दिखाता है कि इतना इंटेंसिटी है, इतना इंटेंसिटी है, लेकिन एक्चुअल जो माप होती है वो रिएक्टर स्केल पे होती है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और देखिए जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग मार्कोनी जो स्केल होता है, एक मार्कोनी, उस पर मापते हैं। तो इन दोनों आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। सिस्मोग्राफ उपकरण है लेकिन मापते हम लोग रिएक्टर स्केल पे हैं, और जो मार्केनी स्केल है वो ऊर्जा की मात्रा को मापता है, याद रखिए। ओडोमीटर से हम लोग किसी चलती हुई वस्तु के स्पीड को मापते हैं फ्रेंड्स। सामान्यतः जो मोटरसाइकिल, कार और बाइक में लगे होते हैं स्पीड को मापने के लिए आगे जो मीटर लगा था उस ओडोमीटर कहा जाता है। और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो प्रेशर है, माफ कीजिएगा, जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ओजोन है फ्रेंड्स, ओजोन के कारण ही पृथ्वी पर सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती है वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं आ पाती। या ओजोन परत उसकी जो काफ़ी मात्रा है उसको एब्जर्व कर लेता है, जिससे धरती पे कैंसर, जो स्किन कैंसर की जो मात्रा है काफ़ी घट जाती है, याद रखिएगा। तो ओजोन हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ओजोन को हम लोग कहते हैं कि यह एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब यही ओजोन मंडल में पाया जाएगा पृथ्वी के सतह के समीप, तो यह पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा, तब यह ओजोन हमारे लिए बेड ओजोन हो जाएगा। लेकिन अगर यही ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं गुड ओजोन। तो आप इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किन्होंने किया था? तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुलर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी कारण जो रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है तो उसको हम लोग बेकुरल में मापते हैं, क्योंकि इसकी खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। मैडम क्यूरी का नाम जुड़ता है, लेकिन इनको 2 बार साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स, याद रखें मैडम क्यूरी को। और जो रदरफोर्ड और नेल बोर्स है, यह परमाणु मॉडल के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, हेनरी बेकुरल। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये यकृत हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और पूछ ले कि सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन सी है, तो अंगनाशय हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए यकृत जो है हमारे शरीर से जो विष होता है उसको समाप्त करने का काम करता है, और जो पाइल होता है जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं, पित्त के प्रोडक्शन का भी काम कौन करता है हमारे शरीर में? यकृत करता है फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत। और यकृत हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पुनः रीजनरेट करने की क्षमता भी रखता है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये प्रोटीन से रिलेटेड एक सवाल है फ्रेंड्स, कि दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केसिन के कारण दूध का जो रंग है फ्रेंड्स यह सफ़ेद रंग का होता है। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप याद रखिएगा। गाजर में विटामिन कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी कारण गाजर का जो थोड़ा सा रंग है ऑरेंज टाइप का, ये कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल फ्रेंड आपसे कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ से आप क्या समझते हैं, फिर किसको कहते हैं? ऑप्शन है, तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सॉलिड हमारा CO2 होता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, जो सॉलिड CO2 होता है उसी को कहा जाता है क्या? तो सूखी बर्फ या फिर ड्राई एयर्स, याद रखिएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठोस जल कुछ नहीं होता है, बर्फ को ठोस जल कह दिया जाता है, तो याद रखिएगा सूखी जो बर्फ है फ्रेंड्स उसी को हम लोग ठोस आई कहते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग रेडियो वेव का इसमें प्रयोग करते हैं, याद रखिए। रेडियो वेव के कारण यह, देखिए इसका कई जगह आंसर फ्रेंड इंफ्रारेड भी आता है, लेकिन इसका राइट आंसर रेडियो वेव आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और लेजर आपको पता है एक प्रकार का एक वर्णी मतलब होता है कि इसमें जो भी लाइट है एक साथ प्रकाश डालते हैं, जिस कारण इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और भारत एक दुर्गा नाम का वेपन डेवलप कर रहा है, जिससे हम लोग भारत का जो है ऊर्जा लेजर वेपन के नाम से जानेंगे। दुर्गा वेपन नाम के भारत एक डेवलप कर रहा है, DRDO, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से मिस हो गया फ्रेंड्स, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स द हेग में, नीदरलैंड की कैपिटल जो है द हेग में, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों का हेडक्वार्टर द हेग में है। एक ही बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट में ये दोनों हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। का ये जो यूएनओ का हेडक्वार्टर आपको पता है न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे सितंबर में हर साल एक जनरल असेंबली का मीटिंग होता है जहाँ के सभी देश जाकर भाग लेते हैं और वहाँ पर अपने भाषण देते हैं। तो इस बार भारत की तरफ से यूएनजीएन को संबोधित करने के लिए हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए थे, मोदी जी नहीं गए थे, याद रखिएगा। वियना जो है ऑस्ट्रिया का फ्रेंड्स एक शहर है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, याद रखिए। जेनेवा में फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, विश्व मौसम संगठन का भी, विश्व श्रम संगठन, सबका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जेनेवा में, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि खेल में जो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस नाम से जाना जाता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। या कितनी राशि इसमें दी जाती है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो सीधा अटेम्प्ट कीजिए, याद कर लीजिए। 25 लाख रुपया दी जाती है और एक मेडल भी दिया जाता है साथ में, याद रखिए। तो अगर सवाल बनता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि जो फीकी है, ये जो फीकी FICCI का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स जो है, ये इसका राइट आंसर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये फीकी क्या है, आप पॉलिटी में एक प्रकार का दबाव समूह पढ़ते होंगे, प्रेशर ग्रुप। तो इंडस्ट्री जो भी है भारत में, उनके जो भी हित है उसको एक साथ रखने का काम फीकी करते हैं फ्रेंड्स। कि जो कोई भी जो इंडस्ट्रीज है पूरी भारत में, उनकी जो भी बातें सरकार से रखना या फिर कुछ मांग करना, तो फीकी का मेनली काम होता है। यह इसमें मेनली जितने भी भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और कुछ भारत सरकार, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सब लोग मिलके इसमें बर्ता करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, फीकी का बस आप नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा फ्रेंड्स एग्जाम में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको ध्यान रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो हम लोग चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें लैंडर का क्या नाम था। देखिए हम लोग एक लैंडर हम लोग लॉन्च किए थे और इसमें से एक निकलने वाला था हमारा रोवर फ्रेंड्स। तो लैंडर और रोवर, तो लैंडर का नाम था फ्रेंड्स विक्रम। अगर यही हमसे सवाल पूछते था कि रोवर क्या था हमारा, तो रोवर प्रज्ञान था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आदित्य L1 नाम से हम लोग अपना सूर्य मिशन लॉन्च किए थे, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आदित्य L1 है वह L1 पॉइंट पे हम लोग इसको लॉन्च किए हैं। जो लंगराज, कितने टोटल स्पेस में लंगराज पॉइंट है, तो 5 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो हम लोग किस पे किए हैं, तो L1 पे, लंगराज पॉइंट 1 पे हमारा आदित्य L1 है, याद रखिए। और जो चंद्रयान 3 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चंद्रमा के मून सतह पे हम लोग किए हैं और जहाँ उतरा है उसका नाम शक्ति हम लोग नाम रखे हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 में हम लोग तिरंगा पॉइंट नाम रखे थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो लैंडर था हमारा विक्रम और रोवर था हमारा प्रज्ञान, इसको ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अब आखिरी सवाल की तरफ हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। आखिरी सवाल आपसे कह रहा है कि बिहार में सोन नदी जो सोनपुर पशु मेला है, यह किस नदी के संगम पे लगता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं इस सवाल का राइट आंसर नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से जो भी सेट बने उसमें कम से कम आपको 1-2 होमवर्क दी जाए, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हो कम से कम या तो वो कमेंट करे, और कमेंट नहीं करते हैं तो अपने स्तर पर भी उसका आंसर खोज के उसको रिवाइज करें। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।